कहानी की शुरुआत होती है सिम्बा से, जो अब प्राइड लैंड का राजा बन चुका है। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है, क्योंकि उसकी पत्नी नाला कुछ समय पहले प्राइड लैंड छोड़कर चली गई थी। दरअसल नाला अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर जन्म देना चाहती थी, इसलिए वो अपने परिवार से दूर चली गई। एक दिन सिम्बा अपनी बेटी कियारा के पास आता है और कहता है, कियारा, मुझे तुम्हारी माँ नाला को ढूंढने जाना होगा। तुम तब तक टीमोन और पुम्बा के साथ रहो। मैं वादा करता हूं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना कहकर सिम्बा अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ता है। सिम्बा के जाने के बाद टीमोन और पुम्बा कियारा का ध्यान रखने लगते हैं और उसे पुरानी कहानियां सुनाते हैं। उनमें से एक कहानी होती है सिम्बा और स्कार की, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे सिम्बा ने स्कार को हराकर प्राइड लैंड को बचाया था। तभी वहां रफीकी आते हैं, जो कियारा के दादाजी जैसे हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, मुफासा की कहानी, जो एक दिन सबका रक्षक बना। इसके बाद रफीकी मुफासा की कहानी शुरू करते हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि काफी समय से बारिश नहीं हुई थी और सभी जानवर परेशान थे। छोटा मुफासा अपनी मां अफिया से पूछता है, वो दूर चमकती हुई रोशनी क्या है? अफिया मुस्कुराकर कहती है, वो हमारी उम्मीद है और एक दिन हम वहां जरूर पहुंचेंगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगता है और सभी जानवर खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में नदियों का पानी बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान मुफासा गलती से एक गहरे तालाब में गिर जाता है। तेज बहाव के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके पिता उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और काफी संघर्ष के बाद उसे किनारे की ओर धकेल देते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुफासा एक टूटते हुए बांध पर अटक जाता है। उसकी मां अफिया उसे हिम्मत देती है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो। तभी अचानक एक हाथी वहां आकर बांध तोड़ देता है और पानी का बहाव और तेज हो जाता है। मुफासा उस तेज बहाव में बहता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। आखिरकार पानी उसे एक छोटे से तालाब के किनारे छोड़ देता है। वहां उसकी मुलाकात एक और शेर के बच्चे से होती है, जिसका नाम टाका होता है। टाका मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। ये सुनकर मुफासा डर जाता है और तेजी से किनारे की ओर भागता है। तभी सच में एक मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी टाका की मां आ जाती है और दोनों बच्चों को बचा लेती है। टाका अपनी मां से कहता है, मां, मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूं। लेकिन उसकी मां सख्ती से जवाब देती है, तुम जानते हो, हम किसी अनजान को अपने साथ नहीं रख सकते। मुफासा उदास होकर कहता है, मैं अनजान नहीं हूं, मैं बस अपने परिवार से बिछड़ गया हूं। इस नदी ने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। उसकी बात सुनकर टाका की मां का दिल पिघल जाता है और आखिरकार वो उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है। वहां टाका के पिता ओबासी भी रहते हैं, जो उस इलाके के राजा होते हैं। जैसे ही उन्हें मुफासा के बारे में पता चलता है, वो साफ शब्दों में कह देते हैं, हमारे झुंड का नियम है कि हम किसी अनजान या आवारा को अपने साथ नहीं रखते। मुफासा तुरंत जवाब देता है, मैं आवारा नहीं हूं, मेरे माता पिता मुझे जरूर ढूंढ लेंगे और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, मैं आपको भी हरा सकता हूं। ये सुनकर ओबासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ दौड़ लगानी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम यहां रह सकते हो, वरना तुम्हें तुरंत यहां से जाना होगा। मुफासा इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और दौड़ शुरू होती है। शुरुआत में टाका आगे रहता है और काफी तेज दौड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब मुफासा फिसलकर पानी में गिर जाता है। तभी टाका वापस लौटकर उसे बचाता है और फिर साथ दौड़ने के लिए कहता है। असल में अगर टाका चाहता तो वो आसानी से जीत सकता था, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे हमेशा से एक भाई की जरूरत थी। ये कहकर टाका अपनी रफ्तार धीमी कर देता है और जानबूझकर रेस हार जाता है। ओबासी ये देखकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन टाका बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे एक भाई मिल चुका होता है। मुफासा के आने के बाद टाका की जिंदगी बदल जाती है। अब वो अकेला नहीं रहता, दोनों साथ खेलते हैं, साथ घूमते हैं और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन ओबासी आज भी मुफासा को बाहरी ही मानते हैं और कभी दिल से उसे स्वीकार नहीं करते। एक दिन ओबासी टाका से कहते हैं, जिसे तुम अपना भाई समझते हो, वही एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लेगा। वो यहाँ का वारिस नहीं है,
लेकिन वो सच में राजा बन सकता है। टाका इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और नजरअंदाज कर देता है। समय बीतता है और एक दिन मुफासा टाका की मां ईशे के साथ शिकार पर जाता है। अब तक मुफासा एक कुशल शिकारी बन चुका होता है। जब वे दोनों शिकार कर रहे होते हैं तब टाका चुपके से दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक बड़ी मुसीबत उनकी ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ कुछ सफेद शेरों का झुंड हिरनों का शिकार कर रहा होता है। अचानक ईशे की नजर टाका पर पड़ती है और उसी वक्त वे खतरनाक सफेद शेर उन पर हमला कर देते हैं। मुफासा तुरंत उनका सामना करता है और बहादुरी से लड़ने लगता है। टाका बुरी तरह सहम गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन मुफासा बाकी से भिड़ जाता है। उनमें से एक शेर को मार डालता है। लड़ाई के दौरान एक शेर डरकर भाग जाता है। आखिरकार वो ईशे को सुरक्षित लेकर ओबासी के पास लौटता है। ईशे भावुक होकर कहती है, अगर आज मुफासा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचती। वे शेर बहुत ताकतवर थे। ओबासी भी मजबूरी में कहते हैं, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। तभी मुफासा गंभीर होकर कहता है, मुझे हवा की दिशा से महसूस हो रहा है कि वे शेर अपनी पूरी टोली के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यकीन नहीं हो तो आप किसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। ओबासी तुरंत एक जासूस को भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें उन सफेद शेरों की पूरी टोली दिखाई जाती है जिसका नेता किरोस होता है। जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो किरोस का इकलौता बेटा होता है। जो शेर लड़ाई से भागा था वो किरोस को बताता है, जिसने आपके बेटे को मारा वो शायद यहाँ के राजा के बेटे जैसा लगता है। ये सुनकर किरोस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? गुस्से में आकर किरोस अपने ही उस शेर को मरवा देता है। उधर ओबासी का भेजा हुआ जासूस ये सब देख लेता है और तुरंत वापस आकर खबर देता है। वो कहता है, वे शेर बेहद ताकतवर हैं। उनके एक शेर के सामने हमारे 2 शेर भी कमजोर पड़ सकते हैं। हम उनसे सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते। ये सुनकर ओबासी के चेहरे पर चिंता छा जाती है। आखिरकार वो अपने बेटे टाका से कहते हैं, अगर तुम्हें एक दिन राजा बनना है तो फिलहाल तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। यही तुम्हारी सुरक्षा के लिए सही होगा। अगली सुबह ईशे टाका और मुफासा से कहती है, तुम दोनों को उस रोशनी की ओर जाना होगा जिसका नाम मिलेले है। वहां तुम्हें एक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी मिलेगी। टाका, जो पहले डरकर भाग गया था, अब खुद को लेकर शर्मिंदा महसूस करता है। ईशे उसे समझाती है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना वे शेर तुम्हें मार डालेंगे। जैसे ही टाका और मुफासा वहां से निकलते हैं, थोड़ी देर बाद किरोस अपने सफेद शेरों के साथ वहां पहुंच जाता है। किरोस घमंड से कहता है, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचेगी वहां तक अब मेरा राज होगा। ओबासी शांत होकर जवाब देता है, हमें तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन किरोस गुस्से में कहता है, मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा। वो कहाँ है? ओबासी अनजान बनते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। सफेद शेर पूरे इलाके को घेर लेते हैं। उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था और अगर लड़ाई होती भी तो हार तय थी। किरोस अपने झुंड को आदेश देता है, जाओ और उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा। मुझे हर हाल में बदला चाहिए। उधर टाका और मुफासा अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। सफेद शेरों को उनके होने का आभास हो जाता है और वे उनका पीछा शुरू कर देते हैं। मुफासा समझ जाता है कि खतरा उनके पास आ चुका है। वह टाका से कहता है, हमें लड़ना होगा, अगर हम भागे तो शायद बच नहीं पाएंगे। लेकिन टाका डरकर कहता है, नहीं, हमें भागना चाहिए, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तभी अचानक किरोस उनके सामने आ जाता है और गरज कर पूछता है, तुम दोनों में से किसने मेरे बेटे को मारा? मुफासा आगे बढ़कर कहता है, मैंने मारा है, टाका निर्दोष है, उसे जाने दो। दोनों वहां से भागते हुए एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त टाका हिम्मत जुटाता है और मुफासा को साथ लेकर नीचे छलांग लगा देता है। वे दोनों सीधे पानी में गिरते हैं और डूबने के बजाय एक तेज झरने के साथ बहते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। उधर किरोस अपने शेरों को आदेश देता है, नदी के किनारे किनारे खोजो, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रात हो जाती है। टाका और मुफासा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है जो किसी शेर की होती है। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक शेरनी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई है। उसका नाम सराबी होता है। सराबी उन्हें बताती है कि सफेद शेरों का डर चारों ओर फैल चुका है।
और उन्होंने उसके परिवार को भी उससे अलग कर दिया है। तभी वहां जाजू नाम का एक पक्षी भी आता है जो सराबी के साथ रहता है और खबरें जुटाने का काम करता है। मुफासा बताता है कि वह और टाका मिलेले जा रहे हैं। ये सुनकर सराबी भी उनके साथ चलने का फैसला करती है। तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें तेज भूख लगने लगती है। वे शिकार की खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पेड़ के ऊपर बंदरों का झुंड दिखाई देता है। उन्हीं के बीच रफीकी भी होता है, लेकिन समस्या ये थी कि बाकी बंदर रफीकी को पसंद नहीं करते थे और वोट करके उसे अपने झुंड से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद रफीकी की मुलाकात इन शेरों से होती है। शुरुआत में शेर उसे अपना शिकार समझकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब रफीकी कहता है जहां तुम जा रहे हो मैं वहां कई बार जा चुका हूं, तो सबका नजरिया बदल जाता है। उन्हें लगता है कि रफीकी कोई खास है, इसलिए वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। मुफासा उससे पूछता है, क्या तुम्हें मिलेले का रास्ता पता है? रफीकी जवाब देता है, हाँ, मेरा भाई वहां रहता है और मुझे रास्ता अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। हालांकि बाद में पता चलता है कि उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन उसे सच में रास्ता पता होता है। अगली सुबह सराबी हवा को महसूस करती है और समझ जाती है कि सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वो सबको तुरंत आगे बढ़ने के लिए कहती है। चलते चलते टाका मुफासा से कहता है, मुझे सराबी बहुत पसंद आने लगी है। उसके जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। जब भी मैं उसके पास होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। बताओ मैं उससे कैसे बात करूँ? वो ये भी कहता है कि जब सराबी उनके पास से गुजरी थी तो उसके शरीर से फूलों की खुशबू आ रही थी, जिससे लगता है कि वो किसी खूबसूरत जगह से आई है। ये सुनकर टाका हिम्मत करके सराबी के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। जब वो उसकी खुशबू की तारीफ करता है तो सराबी हैरान हो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें हाथियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। उसी समय मुफासा देखता है कि सफेद शेर अब उनके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जिस इलाके को पार करने में इन्हें समय लगा था, सफेद शेर उसे आसानी से पार कर लेते हैं। अब दुश्मन बहुत करीब था और बचने के लिए कुछ करना जरूरी था। ऐसे में सराबी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। तभी सराबी पेड़ की ऊंची टहनी से एक मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिरा देती है। जैसे ही छत्ता जमीन पर गिरता है, मधुमक्खियां चारों तरफ फैल जाती हैं और हाथियों का झुंड गुस्से में आकर इधर उधर भागने लगता है। इस अफरा तफरी की वजह से सफेद शेर उन पर हमला नहीं कर पाते, लेकिन इसी दौरान सराबी जो टहनी से लटक रही होती है अचानक नीचे गिर जाती है और सीधे हाथियों के बीच फंस जाती है। मुफासा बिना देर किए उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। हाथियों के भगदड़ मचाने से पहाड़ों का एक हिस्सा टूट जाता है, जिससे सफेद शेरों का रास्ता बंद हो जाता है और वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। जब सब शांत होता है तो रफीकी सराबी के पास जाकर उसका इलाज करता है, जिससे थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। होश में आते ही सराबी पूछती है, मेरी जान किसने बचाई? मुफासा तुरंत कहता है, टाका ने तुम्हें बचाया है। ये सुनकर टाका खुद भी हैरान रह जाता है, लेकिन सराबी उसे धन्यवाद कहती है। हालांकि रफीकी को सच्चाई पता होती है कि असल में उसे मुफासा ने बचाया था। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं और उस चमकती रोशनी के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब बस एक बर्फीला पहाड़ पार करना बाकी होता है, जिसके बाद वे मिलेले पहुंच सकते थे। जब वे बर्फ पर चलते हैं तो उनके पैरों के निशान साफ दिखाई देते हैं। ये देखकर मुफासा जाजू से कहता है कि इन निशानों को मिटा दे। जाजू ऊपर से बर्फ गिराकर सारे निशान छुपा देता है। जब सफेद शेर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें आगे कोई निशान नहीं मिलता और वे उलझन में पड़ जाते हैं। आखिरकार वे उनका पीछा छोड़ देते हैं। अब सभी सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सराबी को एहसास होने लगता है कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी। उसे ये भी समझ आ जाता है कि फूलों की खुशबू वाली बात भी मुफासा ने ही टाका को बताई थी। मुफासा अब भी अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन सराबी सच्चाई जान चुकी होती है। दूसरी तरफ टाका दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। अब सराबी का झुकाव मुफासा की तरफ होने लगता है और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। ये सब देखकर टाका के अंदर जलन और गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे अपने पिता ओबासी की बातें याद आती हैं। एक दिन मुफासा तुमसे सब कुछ छीन लेगा।
अब टाका खुद को संभाल नहीं पाता क्योंकि वो सराबी से प्यार करने लगा था। गुस्से में टाका एक बड़ा फैसला लेता है। वो चुपके से किरोस के पास जाता है और कहता है, मैं राजा का बेटा हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे को मुफासा ने मारा है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे भी अपने माता पिता का बदला चाहिए। टाका आगे कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मुफासा कहां है, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। हम लोग जल्द ही मिलेले पहुंचने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सकते हो। इतना कहकर टाका एक पत्थर पर अपने पैरों के निशान छोड़ देता है ताकि किरोस उसे पहचान सके। मुफासा को इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वापस लौटकर टाका बस इतना कहता है कि वो शिकार के लिए गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रफीकी के कहने पर सभी आगे बढ़ते हैं और कई पहाड़ पार करने के बाद आखिरकार मिलेले पहुंच जाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखकर मुफासा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि वो अपने माता पिता के साथ यहाँ आए। लेकिन तभी अचानक किरोस अपने सफेद शेरों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी जानवर डर से कांपने लगते हैं क्योंकि वही शेर था जिसने उन्हें पहले उनके घरों से भगा दिया था। मुफासा को उस समय यह समझ नहीं आता कि किरोस आखिर वहां तक कैसे पहुंच गया। तभी टाका सामने आता है और मुफासा को एहसास हो जाता है कि ये सब उसी की साजिश थी। किरोस अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए तुरंत मुफासा पर हमला कर देता है, लेकिन मुफासा समझदारी से उसे पीछे की ओर ले जाता है और एक जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा देता है। किरोस के गिरने से मुफासा को थोड़ा समय मिल जाता है। मुफासा सभी जानवरों से जोर से कहता है, अगर आज तुम सब मेरे साथ नहीं आए तो ये सफेद शेर तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कभी नहीं रुकेंगे। अभी भी वक्त है, हम सब मिलकर इनका सामना कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी जानवर हिम्मत जुटाते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर सफेद शेरों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच कुछ शेरनियां अचानक मुफासा पर टूट पड़ती हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। किरोस, जो बहुत ताकतवर था, खुद ही मुफासा को मारना चाहता था। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। मुफासा के लिए उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि किरोस उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उधर टाका खड़ा ये सब देख रहा होता है। अंदर से टूटने के बावजूद वो आखिरकार अपने भाई को बचाने के लिए आगे आता है। जैसे ही वो पास आता है, किरोस उस पर भी हमला करने लगता है। टाका चिल्लाकर कहता है, मुझे मार दो लेकिन उसे छोड़ दो। लेकिन किरोस बदले की आग में अंधा हो चुका था। वो किसी की नहीं सुनता। अब टाका और मुफासा दोनों मिलकर किरोस का सामना करते हैं। तभी रफीकी महसूस करता है कि जमीन कांप रही है। अचानक जमीन दरकने लगती है और बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। इसी दौरान एक भारी चट्टान गिरती है जिससे जमीन और टूट जाती है और किरोस तथा मुफासा दोनों नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी के अंदर मुफासा देखता है कि एक और बड़ा पत्थर गिरने वाला है। वो सही मौके का फायदा उठाता है और किरोस को धक्का दे देता है। किरोस उस पत्थर के नीचे दब जाता है और समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाता है। मुफासा किसी तरह ऊपर तैर कर आता है, लेकिन वो बेहद कमजोर हो चुका होता है। तभी टाका उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और उसकी जान बचाता है। इसके बाद सभी जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं और मुफासा को अपना नया राजा मान लेते हैं। उसी दौरान मुफासा की मुलाकात उसकी मां अफिया से होती है और उसे पता चलता है कि वही उसकी असली मां है। वो ये भी जानता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। कुछ देर बाद टाका उसके पास आता है और अपने किए पर माफी मांगता है। बाकी जानवर चाहते थे कि टाका को वहां से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने दुश्मनों का साथ दिया था, लेकिन मुफासा कहता है, जब तक मैं यहाँ का राजा हूं, मेरा भाई यहीं रहेगा। फिर वो टाका से कहता है, आज के बाद तुम मेरा नाम मत लेना। टाका सिर झुकाकर जवाब देता है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए स्कार हूं। इसके बाद मुफासा उस जगह का राजा बन जाता है और टाका खुद को पीछे कर लेता है, जैसे वो हमेशा के लिए अपनी पहचान खो चुका हो। आखिर में रफीकी ये पूरी कहानी कियारा को सुनाता है। कहानी खत्म होने के बाद कियारा के माता पिता वापस आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी है।
कियारा मुस्कुराकर अपने छोटे भाई से कहती है, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, जो हमें सिखाती है हिम्मत, परिवार और त्याग का असली मतलब।